सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, गरीब दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद। फिर से बोल रहा हूँ, गरीब दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद पर जो है क्वेश्चंस का पहला वीडियो लोड हो चुका है, जाके देखिए। उससे पहले जो है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर 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 पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद पे भी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाकर लोड कर दिया हूँ। कृपया उसे जाकर देखिए, वरना थोड़ा इस सेशन को समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अगर उस सेशन को आप देख लेंगे तो जो ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपको लगेंगे हलवा, लगेगा बस सिर्फ खाना है। ठीक है, तो कृपया करके उस सारे जो है टॉपिक्स को जाके एक बार देख लीजिए, फिर से जो है इसको आराम से कर सकते हैं और आज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं। 1 से 26 जो है पहले पार्ट में लोड हो चुका है। 27 शुरू करते हैं। किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधी द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो किस विद्वान के अनुसार किसने कहा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दिया जाता है? तो कौन कहे हैं? ये कहे हैं फेयर चाइल्ड साहब। क्या है कहे हैं? फेयर चाइल्ड साहब कहे हैं। फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के पक्ष के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारतीय समाज में दहेज प्रथा में के क्या कारण है? पूछ रहे हैं कि क्या कारण है। तो देखिए, अंतर जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी कारण है। कुलीन विवाह की प्रथा है, मतलब कि अपने आप को लोग बहुत क्या दिखाते हैं, बहुत कुलीन दिखाते हैं कि बहुत राजशाही खानदान से हैं दहेज लेके। और सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना, दहेज लेने को क्या समझते हैं? दहेज लेने को लोग जो है सामाजिक प्रतिष्ठा समझते हैं। ये सारे ऑप्शन सही होंगे, इसका आंसर होगा डी। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के मूल कारण जो है कुलीन विवाह की प्रथा है। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध, मतलब एक दूसरे जाति में शादी करने का पर रोक लगाया गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। बाल विवाह, विवाह का अनिवार्य संस्कार, धन का महत्व इत्यादि है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और इसका अभ्यास करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? तो कितने वर्ष तक का हो सकता है? तो है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है, देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 में आया था, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। बार बार कह रहा हूँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर जो है कम से कम 5 वर्ष का कारावास एवं कम से कम 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दहेज लेने और देने पर 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? ध्यान रखिएगा, भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस वर्ष पारित हुआ? तो वह हुआ था 2005 में। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना था। क्या था इसका उद्देश्य? कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना था। इस कानून से जो है हमारी महिला बहनों को क्या मिली है? काफ़ी सुरक्षा मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया? ठीक है, तो ये कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर जाएगा बी, 26 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत में 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, जिसके तहत महिलाओं, बच्चों एवं संरक्षण प्रदान किया गया। देखिए, जो भी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, उन टॉपिक्स को जो है डेट वाइज भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि डेट भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, खास तौर से जो अधिनियम होते हैं उनमें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित, देखिए यौन दुर्व्यवहार सम्मिलित है, ठीक है, और मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार सम्मिलित है। हाँ, उसका उत्तर हो जाएगा ये नैतिक दुर्व्यवहार नहीं सम्मिलित है। उत्तर हो जाएगा क्या, ए 1 और 2। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंसा में यौन दुर्व्यवहार, मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार सम्मिलित है, ठीक है। क्या है, यौन दुर्व्यवहार, मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार सम्मिलित है। देखिए सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स को मैं विस्तृत एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, कृपया करके जाकर सुनिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अधिनियम में जो लिखा होता है, अपने से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अधिनियम में जो लिखा होता है सिर्फ उतना ही आपको सोचना होता है, शब्द टू शब्द जो है काम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे नहीं सर ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना है। जो उसमें वर्ड बाय वर्ड लिखा होता है, ठीक है, उसी तरह से जो है आपको जवाब देना पड़ता है, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा वीडियो में, ध्यान से पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं सी भीमराव अंबेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और एवं जाति प्रथा के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर हैं। इन्होंने द कास्ट इन इंडिया एंड हु आर द शूद्राज की रचना की है, ये भी ध्यान रखिएगा। द कास्ट इन इंडियाज एंड हु आर शूद्राज, इसकी भी रचना इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। किस विद्वान के अनुसार राजनीति भाषा में उपजाति की प्रति निष्ठा का भाव ही क्या है, जातिवाद है। तो कौन है, के एम पडिक्कल साहब हैं। के एम पडिक्कल के अनुसार क्या है कि राजनीति भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। जबकि डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीति में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट को याद करने का तरीका सिखाया था, ठीक है। क्या सिखाया था कि पहले तो यहाँ पे वो लिखिए नाम, जो भी हमारे दार्शनिक है, समाजशास्त्री हैं, फिर उनके स्टेटमेंट का कीवर्ड याद रखिए। कीवर्ड उपजाति और निष्ठा, जातिवाद। उपजाति और निष्ठा और जातिवाद की बात कौन किए हैं, तो के एम पडिक्कल की हैं। थोड़ा सा उसको एक दो बार पढ़ लेंगे स्टेटमेंट को, तो एकदम जो है कीवर्ड पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपका भूलेगा नहीं, और आप जो है एलिमिनेट करके भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेट करके जो है ऑप्शन मार देंगे, कहने का मतलब है एलिमिनेट करके जो है वहाँ पे ऑप्शंस आराम से मार देंगे, ठीक है। जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं, तो जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं, बार बार बताया उस चीज़ को, 2 होते हैं। समानांतर जातिवाद के 2 स्वरूप हैं, मनोवैज्ञानिक स्वरूप एवं व्यवहारिक स्वरूप, ठीक है। मनोवैज्ञानिक स्वरूप और क्या है, व्यवहारिक स्वरूप है। मनोवैज्ञानिक स्वरूप में एक जातीय भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जातीय हितों को सर्वोपरि समझता है, ठीक है। क्या समझता है कि हम अपने जाति का हित करेंगे, यही क्या है हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है। जबकि व्यवहारिक जातिवाद क्या है, वह आदमी अपनी जाति हित में कार्य को करता है, जैसे जातीय उम्मीदवार को वोट देना, ठीक है। एक जो है क्या करता है, मन से सोचता है, और एक व्यवहारिक रूप से काम करता है। ये 2 जो है तरह के जातिवाद के स्वरूप पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके कारण जो है डी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं जो है कई बार बता चुका हूँ, और उसमें वीडियो तो बहुत अच्छे से बताया हूँ। इसमें यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण भी है, और भौतिक एवं सामाजिक कारण भी है। आगे बढ़ इसमें देख लीजिए, अंतःपीढ़ी के संघर्ष में प्रमुख कारण क्या है कि मनोवैज्ञानिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण है, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण है, ठीक है। एक ही आयु वर्ग के बीच का संघर्ष कहा जाता है अंतःपीढ़ी संघर्ष। देखिए 37 पे आते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक होता है। अगर दोनों लोग सहमत हैं तो जो है इस प्रक्रिया में पति और पत्नी को कितने दिन तक सहमत रहना पड़ेगा अगर तलाक लेना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष। आपसी सहमति में तलाक लेने हैं तो पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है।
साथ ही पति पत्नी तलाक हेतु सहमत हो, ठीक है, क्या हो, अगर तलाक हेतु सहमत हो तो 1 वर्ष जो है आप न्यायालय कहती है कि जाइए रह कर देखिए कि आप लोग रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। अगर रह लेंगे फिर सहमति जताएंगे कि हाँ सर हम रह ले रहे हैं, तो भैया आपका तलाक हो जाएगा। यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है, ठीक है। यह तलाक क्या हो सकता है, शादी की तारीख से कम 1 साल पश्चात। अब देखिए, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है, ठीक है। तो क्या भैया सबसे बेहतरीन समाधान क्या है जातिवाद की जैसी बुराई को दूर करने के लिए? बी, अंतरजातीय विवाह। एक जात से दूसरी जाति में विवाह करना शुरू कर दीजिए, देखिए जातिवाद जो है छूमंतर गायब हो जाएगा समाज से। अंतरजातीय विवाह करके समाज की जातिगत बुराइयों को दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधन के अभाव को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए ये इसमें क्या कहा है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है, तो कौन है, वो है ए, संपूर्ण गरीबी। देखिए संपूर्ण गरीबी में क्या होती है कि वह आवश्यक मूलभूत स्वास्थ्य मतलब शरीर और स्वास्थ्य दोनों का जो है रखरखाव करने में क्या होता है, बेचारा क्या होता है बताइए, असमर्थ होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली है, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी क्या है कि भोजन है, सुरक्षित पेयजल है, स्वच्छता सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, आश्रय है, शिक्षा और सूचना है सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली है। मतलब इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों का क्या होता है, अभाव होता है। यह न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर भी निर्भर करती है। यह केवल आय पर ही निर्भर नहीं करती, जबकि सेवा ही कभी कभी पहुंच ही नहीं पाती है, उस पर भी निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का निर्धनता का कारण है, तो कौन कारण है, देखिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ठीक है, बिल्कुल है ही। प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, सब आता रहता है, सूखा पड़ गया। कृषि का पिछड़ापन, बिल्कुल कृषि का पिछड़ापन है। अन्य विकसित देशों की अपेक्षा अपने देश की जो है स्थिति क्या है, कृषि के मामले में थोड़ा दयनीय है। जमीन कम नहीं है, लेकिन कृषि की तकनीकी में क्या है, कमी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है, प्राकृतिक संसाधन की कमी है, प्राकृतिक विपत्तियाँ आ जाती हैं, कृषि का पिछड़ापन आ जाता है, जनाधिक्य मतलब बहुत जनसंख्या ज़्यादा है, उच्च निरक्षरता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है शिक्षित नहीं है, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है निर्धनता कारण है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से एक बेहतरीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है कि 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था। किस चीज़ को, ये भी आ सकता है कि जो 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी वह किससे संबंधित है, ये भी आ सकता है। तो किससे संबंधित है, गरीबी रेखा से, ठीक है। वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर की समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। किसको, गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। गरीबी और गरीबी रेखा में से नीचे बीपीएल के लोगों के आकलन में उनका व्यापक योगदान है, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर जी को भूलिएगा मत, एक तेंदुलकर क्रिकेट में है और एक तेंदुलकर किस में है, गरीबी में है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है, तो पहले की अपेक्षा क्या पैसा कम कमा रहे हैं, तो क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, ठीक है। पहले की अपेक्षा पैसा कम कमा रहे हैं तो क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि गरीबी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है, ठीक है। देखिए अशिक्षा भी है, जनसंख्या भी है और बेरोजगारी भी है, तीनों कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये उत्तर सही हो जाएगा। अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक आदि निर्धनता के प्रमुख कारण है। निर्धनता की संस्कृति के विचार को वर्ष 1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि
अशिक्षा हो गया, जनसंख्या वृद्धि होगी, बेरोजगारी होगी, आर्थिक सामाजिक आदि निर्धनता के प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास, देखिए संयुक्त राष्ट्र संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो गरीबी पे हों, स्वास्थ्य पे हों, जो भी हैं, उसको तो बिल्कुल आप ध्यान से याद करिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्थाएं हैं ये सब, ठीक है, विश्व स्तरीय। ने किस वर्षों में मानक गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक को विकसित किया? ध्यान रखिएगा, दोनों का सन पूछ रहा है और दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी ये है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है ये हो जाएगा 1997 और इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2010। मतलब कि मानव गरीबी सूचकांक जो है 1997 में और बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया 2010 में, ठीक है। यूएनडीपी मतलब कि इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है किसका फुल फॉर्म है? यूएनडीपी का ने वर्ष 1997 तथा एवं 2000 में मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है विकसित किया। ध्यान रखिए, अगर डेट में कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए पहले जो खाली गरीबी सूचकांक निकलता था, लेकिन बाद में गरीबी को क्या किया गया? अन्य अन्य एंगलों से देखा गया कि अगर कोई शिक्षित नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, कोई किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, किसी को पेयजल नहीं है, कि जो है मतलब क्या कर सकता है, अपना जो है जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, अभी बताए हैं तमाम क्राइटेरिया है। तो बहुआयामी जो है बाद में देखा जाने लगा, ठीक है। तो पहले कौन सा आया था? मानव गरीबी सूचकांक, खाली गरीबी देखा जाता कि मूलभूत जरूरतों को पूरा कर रहा कि नहीं। बाद में जो है 1000 क्राइटेरिया लगा दिया गया, 12 क्राइटेरिया है, तो बहुआयामी कब आएगा? बाद में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि निर्धनता जो है अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है। क्या होती है? आश्रित चर। क्या होती है? आश्रित चर। देखिए जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा एक आश्रित चर के रूप में अभिव्यक्त होती है। आश्रित चर वह है जिसे हम प्रयोग में मापते हैं कि प्रयोग के दौरान क्या प्रभावित होता है। आश्रित चर क्या है? जिसको हम प्रयोग में माप लेते हैं कि जो है इससे क्या क्या प्रभावित हो रहा है। आश्रित चर स्वतंत्र चर के प्रति प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि यह स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, ठीक है। आश्रित चर तो क्या, किसी आश्रित नाम ही है तो किसी न किसी पर निर्भर होगा, ठीक है। तो किसी न किसी पर निर्भर होगा तो आश्रित चर हो गया। इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के जो है इसको किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। 45 पे आते हैं। निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों में से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए। निर्धनता की जो परिभाषा दी जाती है सामान्यतः दो पद्धतियों से दी जाती है, तो कौन सा होगा? निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी। कई बार बता चुका हूँ, 1000 बार, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से एक बार। ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक, भौतिक और कभी कभी सांस्कृतिक का अभाव तभी होता है, गरीबी कहते हैं, ठीक है। गरीबी की परिभाषा दे रहे हैं ये कि भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का भी अभाव होता है, वो गरीबी होता है। गरीबी को निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। किसमें? निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ है कि ऐसी दशा जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव या कमी होता है, ठीक है। मतलब कि निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है? वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पाता। सापेक्षित में अर्थ है कि समाज एक अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति का समूह जो है संसाधन के अभाव में या कमी की स्थिति में गरीबी करते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता चुका हूँ कि दो व्यक्ति हैं, 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, तो दोनों व्यक्ति जो है अगर कंपेयर करेंगे तो 50,000 वाला क्या होगा? गरीब होगा। लेकिन वह निरपेक्ष गरीब दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर ले रहे हैं, लेकिन सापेक्ष रूप में देखा जाएगा, एक दूसरे का पर देखा जाएगा तो 50,000 वाला क्या है? गरीब है 1 लाख वाले से, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्रियों ने गरीबी संबंधी अपने अध्ययन में इसी परिभाषा को बहुत प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। देखिए ये जैसा क्वेश्चन है ना कि ये 10th के बोर्ड के एग्जाम से लेके और पीसीएस तक, ठीक है, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। तो किस में पाई जाती है? बी में, कृषि क्षेत्र में। देखिए भारत में कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए कृषि में क्यों पाया जाता है प्रचंड बेरोजगारी? मतलब छिपता हुआ बेरोजगारी है ये कि जहाँ पे एक खेत में मान लीजिए कि 2 बीघा खेत है, 1 लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे जो है 4 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो 3 लोग क्या हैं? इसमें से जो 3 लोग अधिक हैं वो क्या हैं? बेरोजगार हैं। और अभी कौन सा बेरोजगार हैं? प्रच्छन्न,
प्रच्छन्न बेरोजगार है, ठीक है, छिपा हुआ बेरोजगारी है, दिख नहीं रहा है, अरे सब लगा काम में लगे हैं, लेकिन एक आदमी जो काम कर सकता है उसको जो है 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आती है। 47 पे आते हैं, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? कितने आधार भैया? तो 2 हैं। देखिए, शेपर्ड एवं वास ने 2 प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है, पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, बात हो चुकी है कई बार। पूर्ण निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, ठीक है। ये क्या होता है? वो जो है पूर्ण निर्धन होता है। पूर्ण गरीबी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन की अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह क्या करता है? जीवन भर अपने जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने में ही रह जाता है। अर्थात गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी यह 2 मुख्य आधार हैं जिसमें गरीबी का मापन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? देखिए 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है इन्होंने, ठीक है। आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया है। कौन किया है? तो 48 का हो जाएगा राम आहूजा साहब ने। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत राम आहूजा ने किया है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, भ्रूण हत्याएं आदि है, ठीक है। क्या है कि घरेलू हिंसा में क्या कहती है? दहेज हत्या आती है। पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार करते हैं आप, ठीक है। पत्नी को पीटना, यौन शोषण करना, भ्रूण की हत्या करना, ये सब क्या है? लैंगिक दुर्व्यवहार, मतलब कि घरेलू हिंसा में आता है। लैंगिक मत सोचिएगा, घरेलू हिंसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा के संबंध से नहीं है? ठीक है, देखिए नहीं है की बात कर रहा है, तो देखिए यह गरीबी का प्रतिभास है, सही है। यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, गलत है। यह सांस्कृतिक विशिष्ट नहीं है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है, बिल्कुल। देखिए घरेलू हिंसा किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। यह गरीबी का प्रतिभास है, बिल्कुल। और देखिए यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, बिल्कुल नहीं है। सार्वभौमिक में क्या हर जगह होता है क्या? ये नहीं, हर जगह नहीं होता है। तो सब कौन सा है? घरेलू हिंसा संबंध नहीं रखता है, तो ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। घरेलू हिंसा गरीबी का प्रतिभास नहीं है, क्योंकि इस तरह के संस्कृति में और वर्गों में समान रूप से पाया जा सकता है, या किसी लिंग या सीमित न होकर महिला तथा पुरुष दोनों के संदर्भ में हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? ये होगा बी 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम जो है वर्ष 1961 में पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना और देना, ध्यान रखिएगा, दहेज लेना और देना दोनों की बात हो रही है, पर प्रतिबंध है। क्या है? पर प्रतिबंध है। बाद में अधिनियम की कमियों को दूर कर दहेज रोक संशोधन कानून 1984 में 2 अक्टूबर 1985 को लागू हुआ। गांधी जयंती के दिन जो है लागू किया गया। इसका नाम क्या बदल कर किया गया? दहेज रोक संशोधन कानून। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना में सहयोग करने पर, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, जो सजा है 5 वर्ष का, कम से कम 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। लगे हैं आपके साथ, लगे रहेंगे कब तक? जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक। तो बस आपको लाल बटन दबाना है, कुछ नहीं करना है। इसमें आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। आप लाल बटन दबाइए और खूब वीडियो को एंजॉय करिए, खूब अच्छे से सीखिए, खूब अच्छे से परफॉर्म करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो कृपया करके इतना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो कितना किया सकता है? 15,000 याद रखिएगा, 15,000 5 वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना, देना लेना राज्य के विरुद्ध क्या है? एक गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध है। क्या है?
गैर जमानती संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है? बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है और जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15 वर्ष रुपए तक आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईपीसी की धारा की, कौन सी आईपीसी की धारा है जिसमें जो है पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो किसमें कर सकती है? तो यह है बी 497, धारा 497 आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत पत्नी अपने पति के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। घरेलू हिंसा के वर्णन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही की बात हो रही है, देखिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपका समय खराब नहीं करेंगे। इसमें होगा उत्तर सी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। क्या है? घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत में घरेलू हिंसा नियम 2005, ध्यान रखिएगा, घरेलू हिंसा नियम कब आया था? 2005 में आया था, में बना है, जिसमें घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ठीक है, बस आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जो है आज ये पार्ट खत्म हो गया दोनों। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। लेते हैं विदा आपसे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।